चार नियम है। इन चार नियम की सहायता से हम सब इलेक्ट्रॉन को कोष या उपकोष में फिल करना सीखेंगे। पहला नियम जो हमारा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ बाउ का नियम। पहला नियम ऑफ बाउ नियम। सेकेंडरी है आपके पास n+l का नियम। तो चार नियम दिए गए हैं जिनकी सहायता से हम सब इलेक्ट्रॉन को भरना समझेंगे कोष या उपकोष में। तीसरा हमारे पास है पाउली अपवर्जन का नियम। पाउली अपवर्जन का नियम, पाउली अपवर्जन का नियम। और नंबर 4 हुंड का नियम। हुंड का नियम, हुंड का नियम। ये चार नियम है। आज हम सब लेक्चर नंबर 2 इस सेशन का कंटिन्यू किए हैं। लेक्चर नंबर 1 क्वांटम नंबर, जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप क्वांटम नंबर्स को जरूर देख लीजिए। क्वांटम नंबर के बाद आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम। इलेक्ट्रॉन वितरण के टोटली 4 नियम है जिनमें आज हम सब 2 नियम का डिस्कशन करेंगे, ऑफ बाउ का नियम और n+l का नियम समझेंगे। इनके सिद्धांत को समझा जाएगा और फिर इनके एग्जाम्पल्स को देखा जाएगा। तो अब कंटिन्यू करेंगे। पहली हेडिंग लगाएंगे ऑफ बाउ का नियम। पहली हेडिंग आप लगाएंगे ऑफ बाउ का नियम। फर्स्ट है आज हम सब डिस्कशन करेंगे ऑफ बाउ का नियम। ऑफ बाउ का नियम तो सेंसरी हम सब समझे। ऑफ बाउ जो है एक्चुअली में इस ऑफ बाउ का जो जर्मन वर्ड में तो इसका अर्थ है, उसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मतलब भरना, एक एक करके भरना। इसका जो जर्मन में जो ऑफ बाउ का जो जर्मन अर्थ होता है, जर्मन लैंग्वेज में क्या अर्थ होता है? बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब भरना, ठीक है, बिल्ड करना, ठीक है। मतलब किसी में इलेक्ट्रॉन्स को, अब जनरली हम सब इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को भरना, ठीक है, बिल्ड करना। अब बहुत सारे जो स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट बहुत ही आसान है, इसी को आपको दिमाग में भर लेना है। स्टेटमेंट का ये कहता है कि किसी कोष, आप सब आगे लिखते रहेंगे, किसी कोष या उपकोष, किसी कोष या उपकोष में इलेक्ट्रॉन, किसी कोष या उपकोष में इलेक्ट्रॉन का वितरण या इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम, इलेक्ट्रॉन का वितरण लिखेगा, इलेक्ट्रॉन का वितरण उस कोष या उपकोष में होता है जिसकी ऊर्जा कम होती, जिसकी ऊर्जा कम होती, ठीक। किसी कोष या उपकोष में इलेक्ट्रॉन्स पहले किस में जाएगा? पहले उस उपकोष में जाएगा जिस उपकोष की एनर्जी क्या होगी? कम होगी, ठीक। अर्थात इलेक्ट्रॉन को उपकोष या कोष में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में
ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं। किसी कोष या उपकोष में इलेक्ट्रॉन का वितरण ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होगा। मतलब उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा जिस उपकोष की ऊर्जा कम होगी, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा और फिर उससे ज़्यादा। मतलब इलेक्ट्रॉन को आपको ऊर्जा जिस ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होगी उसमें पहले भरना है। ठीक, इनके अकॉर्डिंग ऊर्जा का जो क्रम बना, आप नोट कर लें, फिर ऊपर में लिख रहा हूँ, नोट किए हैं इसको। चलो, जो उपकोष की ऊर्जा का जो क्रम होता है, आप एक क्रम जरूर लिख लीजिए। ऊर्जा का क्रम, ऊर्जा का जो क्रम होता है 1s की ऊर्जा सबसे कम होती है, इससे ज्यादा ऊर्जा होती है 2s की, इससे ज्यादा 2p की, इससे ज्यादा 3s की, इससे ज्यादा 3p की, इससे ज्यादा 4s की, इससे ज्यादा 3d की। जब ऐसे ऐसे आपको दिखे, सबसे कम एनर्जी 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, उसके बाद 3, ऐसे बढ़ता रहेगा। जब तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा बताओ? 1s, उसके बाद 2p। इतना चीज क्लियर हुआ? ये ऊर्जा का क्रम हुआ, इससे आपको मिलेगा। अब एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा कि यस में अधिकतम पे इलेक्ट्रॉन भरेंगे आप 2, पी में अधिकतम 6, डी में अधिकतम 10 और एफ में अधिकतम 14, एस में अधिकतम आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, पी में अधिकतम 6, डी में अधिकतम 10 और एफ में अधिकतम 14। जब आप ये इतना कॉमन चीज याद की रहिए जो कि आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स ने दिया था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स ने क्या कहा था कि एस के लिए आपको पता होगा एल का 1 मान आता है, इसका मतलब इसमें केवल एक ही बॉक्स बनेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। पी में एल के 3 मान, एम के 3 मान आते हैं, पी के लिए एम के 3 मान आते हैं, -1, 0 और +1। मतलब पी में कुल टोटली 3 डब्बा बने थे और हर एक डब्बा में क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 2-2। तो पी में टोटली के इलेक्ट्रॉन हो गए 6। ऐसे डी के लिए एम के कुल 5 मान आएंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा? 10। और ऐसे एफ के लिए एम के कुल 7 मान आएंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 14। इनके एग्जाम्पल को शुरू करते हैं। जहां आपको दिक्कत होगी आप कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है आपको हाइड्रोजन, ठीक है? हाइड्रोजन जो इतना इसका परमाणु क्रमांक होता है उतने इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1। तो कहाँ जाएगा पहले इलेक्ट्रॉन? 1s। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? 1s1। क्या बनेगा? 1s, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भरना था। दूसरा आते हैं, दूसरा हमारा है हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम सब करेंगे, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? 1s2। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? 1s2, क्योंकि क्या इलेक्ट्रॉन भरना था? 2। डन। फिर बात करें हम 3 लिथियम की, 3Li की, तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन भरना है? 3। 2 तो जाएगा किसमें? 1s और 1 किसमें जाएगा? 2s। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? 1s2 2s1। डन। 1s2 2s1। ये नहीं कि 1s में तीनों डाल दो, ठीक है? गलत हो जाएगा। s में अधिकतम का इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा नहीं डाल सकते। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? 2s में। डन। फिर बात करें हम 4 बेरिलियम, टोटली क्या इलेक्ट्रॉन इसमें? 4। तो 2 तो जाएंगे 1s में और 2 जाएंगे 2s में, तो क्या बनेगा? 1s2 2s2। डन। फिर बात करें हम 5 बोरान की, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p1। क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p1। 2 और 2 4 और 1 5। आप इलेक्ट्रॉन को ऊपर से काउंट करके गिन लीजिए। चलो नेक्स्ट आते हैं 6 कार्बन।
6 कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ से देख लो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 1s में क्या इलेक्ट्रॉन भरेगा 2, फिर कहाँ जाएगा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद कहाँ जाएगा 2p। तो ये क्या बनेगा 1s2 2s2 क्लियर। फिर बात करते हैं 7 नाइट्रोजन की। 7 नाइट्रोजन का क्या बनेगा 1s2 2s2 2p3। जब p में कितना तक चलना है 6 तक। जब 6 कंप्लीट हो जाएगा तब फिर नेक्स्ट ऑर्बिटल्स में भागेंगे। चलो नेक्स्ट आते हैं 8 ऑक्सीजन पे। क्या बनेगा 1s2 2s2 2p4। देखो फिर आते हैं 9 फ्लोरीन का। 9 फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5। फिर आते हैं 10 नियॉन का। क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6। डन। फिर आते हैं 11 सोडियम का। 11 सोडियम ध्यान से देखो 1s में 2 2s में 2 2p में 6 तो 6 और 2 8 और 2 तो 1 किस में जाएगा तो क्या बनेगा इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6। डन। आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो आप 12 से 12 मैग्नीशियम 13 एल्यूमिनियम 14 SI 15 फास्फोरस 16 सल्फर 17 क्लोरीन 18 आर्गन और 19 पोटेशियम और 20 कैल्शियम इतने का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कीजिए। आप इसको पूरा कंसीडर कर लीजिए। उसके बाद आप 12 मैग्नीशियम से लेकर और 20 कैल्शियम तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने मन से कीजिए। फिर हम आपको 21 से 30 बताएंगे। आपका 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया होगा। 20 कैल्शियम का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप चेक किए होंगे तो 20 कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया होगा 1s2 ये आपका 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया हो। ठीक। अब आज हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक के तत्वों का। यहाँ पे आपको कुछ अपवाद दिखेंगे और इसके बाद अपवाद कई जगह उनको आप समझेंगे कि वो अपवाद क्यों आ रहे हैं। पहले हम शुरू कर रहे हैं, आप ध्यान से करिएगा। 21 स्कैंडियम जो मेन है मैं आपको बताते रहा हूँ। 21 स्कैंडियम का पहले बताते हैं आपको 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और अब ध्यान देना 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा। पहले चेक कर लो पहले इलेक्ट्रॉन हो गए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 और 2 20। हमको चाहिए क्या तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 3d1। क्लियर। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया 3d1। अब आने वाला डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन लेकर जाएंगे 10। तो आप इलेक्ट्रॉन को भरते चलेंगे। नेक्स्ट हम बात करें 22 टाइटेनियम का। तो ये इतना तो कॉमन रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3d2 या मैं 2 हाथ से लेकर लिख रहा हूँ ध्यान देना। 4s2 के बाद 3d ये इतना तो कॉमन रहेगा। फिर आते हैं 23 पैनेडियम पे। 23 पैनेडियम में भी ये इतना तो चीज कॉमन रहेगी। फिर क्या बनेगा 4s2 3d3। डन। फिर हम बात करते हैं 24 क्रोमियम का। 24 Cr का 24 क्रोमियम का। तो 24 क्रोमियम में ये इतनी चीज कॉमन रहेगी। फिर क्या आएगा 4s2 3d4। डन। फिर आए 25 मैग्नीज में। तो 25 मैग्नीज का बनेगा ये इतना चीज कॉमन रहेगा सभी के लिए। क्या मिलेगा 4s2 3d5। और ऐसे आप लेकर चलोगे तो आपको जो मेन आपको समझाना है वो 31 कॉपर का मैं आपको समझा दूँ। 31 कॉपर का जब आप करोगे तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। ठीक।
2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 9 29। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें 30 जिंक की। 30 जिंक का भी आप चेक कर लेंगे। तो 30 जिंक का आएगा, ये भी चीज कॉमन रहेगी, यहाँ पे आ जाएगा क्या 4s2 तो ये हो गया आबाऊ नियम के आधार पर परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसमें समझना ये है कि जो ऑर्बिटल, जो भी उपकोष हैं, यह बेटा वो हाफ फील्ड ऐसी हैं, हाफ फील्ड मैं बता रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट में ला रहा हूँ, ध्यान देना। हाफ फील्ड और या वो फुल फील्ड, यदि वो हाफ फील्ड है या फुल फील्ड, मतलब आधी भरी हुई है या पूरी भरी हुई। तो देखा ये गया तो उनके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा हो, वो मोर स्टेबल होता, उनके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा। कैसे कैसे वाले, हाफ फील्ड वाले और फुल फील्ड वाले। हाफ फील्ड मतलब अर्धपूर्ण, मतलब जो आधे भरे हों, और फुल फील्ड मतलब जो पूरे हुए। क्या उनके अंदर ये देखा गया कि उनके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। यदि कोई हाफ फील्ड नहीं है और चांस है हाफ फील्ड होने का, तो चांस को लेकर अपने आप को स्टेबल होना चाहिए। तो उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इनमें दो तत्व एक्सेप्शन अपवाद उत्पन्न करते हैं परमाणु क्रमांक 21 से 30 के बीच। वो है ये 24 क्रोमियम। 24 क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ये तो होना चाहिए। पर एक्चुअली में 24 क्रोमियम में यस से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर चला जाता है 3d। ऐसा क्यों डी करता होगा, रीजन समझिए। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो जब डी में 5 जाएगा तो इसको हम बोलेंगे हाफ फील्ड, और जब डी में 10 जाएगा तो इसको बोलेंगे हम यही तो डी में जब डी 4 रहेगा तो स्टेबल कम रहेगा। यदि डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो स्टेबिलिटी उसके अंदर आ जाएगी। तो डी एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लेकर अपने आप में कितना कर लिया D5। तो 24 क्रोमियम का आप जरूर नोट करेंगे इसको एक्सेप्शन बना के, और ये एक्सेप्शन वाला ही आपको लिखना है। यदि एग्जाम में आ रहा है तो आपको एक्सेप्शन वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, अपवाद वाला ही। तो 24 क्रोमियम का रियल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या मिलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5 डन। ऐसा क्यों हुआ होगा, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू हाफ फील्ड। क्यों हुआ होगा, अर्धपूर्ण के कारण। ठीक, अर्धपूर्ण के कारण एस ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर किसमें दे दिया होगा डी में, और डी में कई इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे तो हाफ फील्ड के कारण। तो आपको जब भी 24 क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया जाएगा तो आप इसको ना लिख के आप इसको लिखें। ठीक, ये क्यों हुआ है, ये हुआ HF के कारण। HF मतलब क्लियर। और यही एक्सेप्शन, यही अपवाद प्रदर्शित करता है 29 कॉपर। 29 कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना क्या चाहिए आपको नियम के अनुसार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ये होना चाहिए। पर डी में देखो कई इलेक्ट्रॉन है 9, या डी में 10 हो जाए तो फुल फील्ड हो जाए, स्टेबिलिटी बढ़ जाए। हुआ भी यही, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया और इसका कितना होगा 3d10। तो 29 कॉपर भी एक्सेप्शन दिखाता है, 29 कॉपर भी एक्सेप्शन दिखाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब आप करेंगे तो बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d। ये ऐसा क्यों क्या होगा फुल फील्ड। ऐसा क्यों क्या होगा फुल फील्ड। तो परमाणु क्रमांक 21 से 30 के बीच दो तत्व एक्सेप्शन दे रहे हैं, 24 क्रोमियम और 29 कॉपर। ऐसे आप पीरियोडिक टेबल में आगे जाएंगे तो आपको 42 मॉलिब्डेनम 43 Tc कई तत्व हैं जो एक्सेप्शन देते हैं, कई तत्वों का एक्सेप्शन है। आपको उनके रीजन भी समझने हैं। हमारे यहाँ तक आपको इस क्लास में तक आपको
परमाणु क्रमांक 21 से 30 के बीच में दो तत्व दिखेंगे जो अपवाद देते हैं। किससे अपवाद प्रदर्शित करते हैं? अफबाउ नियम से। अफबाउ नियम कहता है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा, पर रियलिटी में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। दो तत्व हैं 24 क्रोमियम और 29। आप इसको नोट करेंगे। यदि आपको कोई चीज़ ना समझ में होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा N+N। आज अब बात करेंगे हम सब N+L का नियम। ठीक है, N+L का नियम बहुत महत्वपूर्ण नियम है। यह नियम ये बताएगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी या किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। यदि हमको ये पता लग जाए कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी या किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, तो हम इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए जो इलेक्ट्रॉन का जो भी वितरण समझे हैं अफबाउ नियम में, उनको दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ बेटा पहले 7p भरा जाएगा कि पहले 6d भरा जाएगा, तो आपको कंफ्यूजन होगी। आपको पूरा अफबाउ नियम याद होना चाहिए, फिर उसके लिए आपको क्रम याद होने चाहिए, या उसके ट्रिक याद होने चाहिए कि पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा। ऐसा तो याद होना चाहिए। और या तो आप सिंपली N+L का नियम लगा। N+L का नियम क्या कहता है? आप हमारे साथ हेडिंग लगाएंगे आप सब N+L का। तो N+L का नियम का दो स्टेटमेंट है, बहुत ध्यान से देखें। N+L का नियम ये कहता है कि N+L का जो मान होगा, N+L का मान इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऊर्जा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऊर्जा मतलब ये है कि जिस उपकोष के लिए N+L का मान अधिक होगा, N+L का मान अधिक होगा, उसकी ऊर्जा अधिक जिस उपकोष के लिए N+L का मान अधिक होगा उसकी ऊर्जा अधिक। आपको ये समझना है। अर्थात आपको दो चीज निकला होगा। दैट इज, यदि मैं बात करूं एनर्जी की, तो उपकोष की जो एनर्जी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N+L। ठीक, बट जब इलेक्ट्रॉन का वितरण होगा तो इलेक्ट्रॉन का वितरण आपको पहले उसमें इलेक्ट्रॉन को भरना है जिसके लिए N+L का मान कम होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी कम होगी। और यदि वो एनर्जी का क्रम पूछ रहा है तो जिसके लिए N+L का मान ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा। जैसे दोनों क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। जैसे मान लो हमने कहा कि हमारे पास है 2p, ठीक है, और हमारे पास है 3d। ठीक, इन दोनों में किसकी एनर्जी ज़्यादा हो? तो आपको दिख रहा होगा n बराबर यहाँ पे कितना दिख रहा है? 2। n बराबर कितना दिख रहा है? 2। और p के लिए यहाँ का मान कितना होता है? 1। p के लिए का मान 1। तो इसके लिए मैं N+L निकालूं तो N+L कितना आएगा? 3। N+L कितना आएगा? 2p के लिए N+L कितना आएगा? 1। अब बात करते हैं 3d की। n का मान कितना दिख रहा है? 3। और d के लिए L का मान होता है 2। L का मान 2। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूं कि N+L का मान कितना होगा? 5। तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? 3d की ऊर्जा ज्यादा होगी और 2p की ऊर्जा कम। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाएगा? 2p में। एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, मतलब जिसकी एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉन पहले वहां भरते हैं। तो ऊर्जा किसकी ज्यादा है? 3d की। कम किसकी है? 2p की। तो एनर्जी किस में भरा जाएगा? 2p में। डन। तो ये एनर्जी का, यदि मैं आपसे कहूं कि एनर्जी का इन दोनों का क्रम बताओ, तो एनर्जी का क्रम क्या होगा बेटा? 3d की एनर्जी ज्यादा होगी और 2p की एनर्जी कम होगी। लेकिन तो मैं इलेक्ट्रॉन का भरने का क्रम पूछूं कि इलेक्ट्रॉन का भरने का क्रम क्या होगा बेटा? 2p पहले भरा जाएगा उसके बाद नोट। आप इसको नोट करें और इसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल और इसके जो और भी जो कॉन्सेप्ट हैं उनको भी बात करें।
सर जिसके लिए n प्लस l का मान समान होगा उसको हाँ बस। नेक्स्ट हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। आप लोगों को इनको ऊर्जा के क्रम में और इलेक्ट्रॉन के भरते हुए क्रम में आपको इनको बैठाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखेंगे आप, क्वेश्चन QP कॉमा 3F कॉमा 7P कॉमा 5D को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते हुए क्रम में और सबसे पहले आप n प्लस एल का मान निकालेंगे। तो QP के लिए जिन बच्चों को नहीं आता है L का मान देखना है वो आप जरूर इसको नोट कर लेंगे। L बराबर S देखो तो L का मान 0, P देखो तो L का मान 1, D देखो तो L का मान 2 और F देखो तो L का मान 3 है। ये आपको याद होनी चाहिए। S ऑर्बिटल के लिए L का मान 0, P के लिए L का मान 1, D के लिए L का मान 2 और F के लिए L का मान। और पहला QP की बात कर रहा हूँ। N बराबर कितना दिख रहा है 2, L बराबर 1 है ना, तो L का मान कितना होगा 1। N प्लस L का मान कितना आएगा 2 और 1 3, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें 3F की। N बराबर 3, L बराबर 2, N प्लस L का मान कितना आएगा 5। नेक्स्ट हम बात करें 7 की। L बराबर 3, L बराबर 3, F के लिए L का मान 3, L प्लस L का मान कितना आएगा 6। नेक्स्ट हम बात करें 7P की। तो N बराबर 5 और L बराबर 1, N प्लस L का मान 8 आएगा। नेक्स्ट हम बात करें 5P को देखेंगे आप तो N का मान 5 और L बराबर 2, N प्लस L का मान कितना आएगा। तो सबसे ज्यादा जिसका होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा किसकी है 8, किसकी 7P, उसके बाद 5D, उसके बाद 5 के बाद 3F और उसके बाद 2P। ये हो गया हमारा बच्चा का। और यदि इलेक्ट्रॉन का भरने का क्रम पूछता तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता। पहले किसमें QP फिर आप क्वेश्चन को कंसीडर करें और फिर एक बढ़िया क्वेश्चन आपको दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको पहले समझेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक नियम है, उस नियम को समझ लेंगे। बस आपको पूरा N प्लस L का नाम क्लियर हो जाएगा। आप पहले इसको समझ लेंगे। हमारे पास है 4D, क्या है 4D और हमारे पास है 6S। इन दोनों को आप समझेंगे। 4D और 6S में आपसे जब कोई पूछे कि इन दो ऑर्बिटल में किसकी एनर्जी ज्यादा हो तो आपको सिंपली बताया गया है, आप N प्लस L का नियम लगाएंगे। N प्लस L का नियम देखो, N बराबर 4, L बराबर 2, N प्लस L का मान कितना आएगा 6, इसका भी मान N प्लस L का मान कितना आएगा 6। और यदि मैं 6S की बात करूं N बराबर 6, L बराबर 0, N प्लस L का मान कितना आएगा 6। ध्यान से देखो यहाँ पे N प्लस L का मान सेम हो दिख रहा है। तो जब N प्लस L का मान सेम हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, L बराबर 2, N प्लस L का मान 6, 6S के लिए N बराबर 6, L बराबर 0, N प्लस L का मान 6। जब N प्लस L का मान समान हो जाएगा या N प्लस L का मान क्या हो समान हो तो जिस कोष के लिए N का मान अधिक होता, क्या देखना है फिर N का मान, जिसका N का मान अधिक होता है उस उपकोष की ऊर्जा
अधिक होती है, उस उपकोष की ऊर्जा अधिक होती। मतलब इन दोनों में n का मान किसके लिए ज्यादा है? 6s के लिए। तो जब आपसे ऊर्जा का मैं क्रम पूछूं तो ऊर्जा का क्रम क्या बनेगा? 6s में 6s की एनर्जी ज्यादा होगी और 4d की एनर्जी कम। यस, डन। और इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? जिसके लिए n का मान कम हो। यदि n प्लस l का मान समान है तो जिसके लिए n का मान कम हो, इसके लिए 4d में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर किस में भरा जाएगा? नोट। ये था आज आपके लिए n प्लस l का नियम और आप बाउ का नियम। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप इन क्वेश्चंस को जरूर करिएगा। यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट जरूर करिए। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखिए आप सब। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के लाना है। 26 आयरन का, 27 कोबाल्ट का, 28 निकल का, 13 एल्यूमिनियम का, 18 आर्गन। इतने तत्वों का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के लेकर आना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न उपकोष को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इनको आपको एनर्जी के बढ़ता हुआ क्रम बनाना। यदि n प्लस l का मान सेम होगा तो फिर आपको n का मान चेक करना। चलो पहला हमने दिया है 2p, 6d, 5p, 7s, 6s और दूसरा हमने आपको दिया है 3p, 4s, 3d, 7p, 7d। थर्ड हमारे पास आपको मैं दिया हूँ 4p, 5p, 6s, 7p, 4d। ये 3 क्वेश्चंस यहाँ और ये इतने आप क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा कल आपको मिलेगा बाउ का नियम और n प्लस l का नियम आज हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन वितरण के जो 2 नियम बचे हैं, हुंड का नियम और पाउली अपवर्जन का नियम, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर अप करेंगे। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।